Good morning, everyone. So we are here covering some important and core topics nowhere available shall be made available exclusively for the CS students fraternity through our Crux Academy YouTube channel. So here we are, which we will cover section number 139 to 146 of your chapter number 8 related to statutory auditor. This range will exclusively cover all the facts related to statutory auditor, their appointment, their remuneration, their duties, their removal, their casual vacancy, everything. This video is exclusively for this part, and this part is also important and covers your majority section in chapter number 8. Okay, so let us start section number 139. Before rushing directly towards the module or towards the section number, let us understand some background. What is section number 139? Section number 139 talks about which auditor? Okay, so what is section 139? Section 135 is talking about statutory auditor. Section 139 is talking about whom? Statutory auditor. Related to statutory auditors. Who are statutory auditors? Statutory auditors are chartered accountants, जो कि हमारा क्या करते हैं? Audit करते हैं. The chartered accountants again divided into two categories. दो टाइप के chartered accountant होते हैं. एक CA हमारा in employment होता है, एक होता है हमारा in practice. Employment and practice क्या मतलब है दोनों का? CA इन एम्प्लॉयमेंट मीन्स वो कंपनी ने एक CA को अपॉइंट कर लिया है, वो हमारे पेरोल पे है और कंपनी के ड्यूरिंग द ईयर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब वो देखेगा कि विद इन द कंप्लायंस चल रहे हैं कि नहीं. दे आर ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी. ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. कंपनी उसे पैसा दे रही है और वो पूरे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का काम कर रहा है. दिस इज CA इन एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब CA इन प्रैक्टिस क्या होता है? वो अपनी खुद की प्रैक्टिस खोले हुए हैं. दे आर द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स और इंडिपेंडेंटली कंपनी का काम आ रहा है तो वो लोग कर रहे हैं. ये होते हैं CA इन प्रैक्टिस. तो सेक्शन 139 किसको कवर करता है? CA इन एम्प्लॉयमेंट और दे आर इन प्रैक्टिस. CA इन प्रैक्टिस. दिस सेक्शन एक्सक्लूसिवली कवर प्रैक्टिसिंग CA. सेक्शन 139 इज फॉर प्रैक्टिसिंग CA. नाउ practicing CA again they are divided into two categories. Practicing CA एज अ इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं एंड एज अ फर्म अपनी बना सकते हैं. इंडिविजुअल काम करना मतलब व्हाट इज इंडिविजुअली? कहते हैं ना ये CA इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है. जस्ट लाइक CS में भी ऐसा होता है कि इन एम्प्लॉयमेंट इन प्रैक्टिस. CA में भी एम्प्लॉयमेंट इन प्रैक्टिस. CS भी अपने इंडिविजुअली काम कर सकते हैं एंड दे कैन इनकॉर्पोरेट देयर फर्म. और यहाँ पर भी ऐसा होता है सेम. इंडिविजुअल मतलब इफ आई एम अ इंडिविजुअल, इफ आई एम बीइंग अ CA, आई एम प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली एज अ CA. कोई और नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल अपने ही नाम से ऑडिट किया, अपना ही सिग्नेचर लगाया. ठीक है. इफ आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट अ फर्म, से फॉर एग्जाम्पल प्रियल वर्मा एंड एसोसिएट्स से एक फर्म बना दी विद मेजोरिटी ऑफ पार्टनर एज अ CA, और कुछ और भी हैं CS हैं, ये सब प्रोफेशनल है. हम लोग ने एक फर्म बना ली, उसको क्या बोलेंगे? एज अ, ये हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं? एज अ फर्म. और अगर फर्म अपॉइंट हो रहा है एज अ CA और उसके पार्टनर, ऑब्वियसली फर्म तो साइन नहीं करेगा, उसके पार्टनर साइन कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कौन अपॉइंट हुआ है, कौन है ऑडिटर? ऑडिटर पार्टनर को बोलेंगे या फर्म को बोलेंगे? फर्म को बोलेंगे. यस, क्योंकि फर्म अपॉइंट हो रही है इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कर रहा है? फर्म. ठीक है, फर्म है ऑडिटर, नॉट द जो पार्टनर साइन लगा रहे उसको नहीं बोलेंगे कि ये ऑडिटर है. ठीक है. नाउ अब क्यों ये हम लोग ने डिवाइड करके पहले पढ़ लिया? क्योंकि टर्म, कितने टर्म के लिए अपॉइंट होना है ये डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल हैं कि या आप फर्म है. इसलिए हम लोग ने पहले बाइफरकेट कर लिया. ठीक है. और CA करते क्या है? अंडर सेक्शन 139 जो प्रैक्टिसिंग CA होते हैं वो ऑडिट करने जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिट करते हैं कि हमारे जितने भी बुक्स एंड पेपर्स हैं, PL हैं, ये सब जो भी बना हुआ है वो क्या ना हो, वो इन कंप्लायंस हो, सारे एक्ट से इन कंप्लायंस हो. चेकिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट. और वो लोग क्या देते हैं? व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड हियर? ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं वो लोग, अपना ट्रू एंड फेयर व्यू रिगार्डिंग कि कंपनी के
बुक्स एंड पेपर या जो भी कंपनी के अफेयर्स चल रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं. व्हाट इज ट्रू एंड फेयर? व्हाई द ऑडिटर इज नॉट यूजिंग द वर्ड ट्रू एंड करेक्ट? व्हाई दे आर यूजिंग ट्रू एंड फेयर? करेक्ट क्यों नहीं यूज किया उन्होंने ट्रू एंड करेक्ट व्यू? क्योंकि वो लोग हमेशा अपना रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं कि हमने अपना रीजनेबल अश्योरेंस दिया. 100% क्यों नहीं अश्योरेंस? करेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है छूट गई हो, एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें जाके ऑडिट नहीं करेंगे वो लोग. अपना इसलिए रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं कि 90% तो इस कंपनी में सब सही चल रहा है, इसलिए करेक्ट वर्ड ना यूज करने के बदले वो लोग यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है. और एक चीज और याद कर लो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कि द पावर टू अपॉइंट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, व्हाट इज स्टैट्यूटरी? प्रैक्टिसिंग ऑडिटर, इज गिवन टू द मेंबर्स इन AGM. मेंबर्स बनाते हैं हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग. जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसी में ही हम लोग ऑडिटर्स को अपॉइंट कर पाएंगे. इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस. पढ़ा है ना आप लोग ने AGM के सेक्शन में. ऑर्डिनरी बिजनेसेस से 5 होते हैं, उसमें वन ऑफ द बिजनेसेस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. कौन से ऑडिटर? स्टैट्यूटरी. ठीक है. तो हम लोग ने अभी बैकग्राउंड में क्या समझा कि ये चैप्टर दिस सेक्शन 139 ये प्रैक्टिसिंग CA की बात कर रहा है. और प्रैक्टिसिंग CA में इंडिविजुअल या तो हो सकते हैं या फर्म बना के अपनी प्रैक्टिस करो एंड दे आर अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है. और मेंबर्स अपॉइंट करते हैं. अच्छा, फॉर जनरल नॉलेज, CS को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड के पास पावर दी है. बोर्ड अपॉइंट करता है CS को एंड CAs जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? या एग्जैक्टली मेंबर्स. ठीक है. अब वी शुड स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 139 ऑफ योर मॉड्यूल. पेज नंबर 326 पे आ जाओ. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर दैन द गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं, उसके लिए अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पूरा अलग है कि कौन अपॉइंट करता है. अभी हम लोग नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट अ इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकता है, और फर्म एज व्हाट? एज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. मैम अभी तो आपने बताया था कि मेंबर्स के पास पावर होती है, वो लोग जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज करते हैं और वहां पे अपॉइंट करते हैं. यहां पे देखो वर्ड बोर्ड क्यों लिखा है? फर्स्ट ऑडिटर. क्यों बोर्ड लिखा है? क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑडिटर जब भी अपॉइंट कर रहे होते हैं वो पावर होती है बोर्ड के पास. अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि वैसे सारे ऑडिटर AGM में होंगे? नहीं, तो बोर्ड अपॉइंट करेगा. द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, फर्स्ट ऑडिटर कब बना है? देखो, इनकॉर्पोरेट होने के बाद. ठीक है. फर्स्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? आप लोग ने AGM का सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 96 पढ़ा है ना. कब होती है फर्स्ट AGM? हम लोग को कब होल्ड करनी होती है? विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट से आज अगर मान लो 1 Feb 2023 है, आज हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, बना ली. अब इसका ईयर एंड कब होगा? ऑब्वियसली 31 March 2023 ये ईयर एंड हो जाएगा. ईयर कब से होता है? 1 April से 31 March. यहां पे इसका ईयर एंड हो जाएगा. बस 1-2 महीने ही ये कंपनी वर्क करेगी और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसका एंड हो जाएगा. इसके बाद फर्स्ट AGM हम लोग को हेल्ड करनी पड़ती है 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ कंप्लीट हो गया. अब यहाँ से 9 months कितने हो गए? 31 December. यहां तक हम लोग को अपनी AGM पहली होल्ड कर लेनी, 31 December या उससे पहले कर लो. ठीक है. तो क्या ये बताओ, एक ऑडिट, एक फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया. ठीक है. तो ऑडिटर बना नहीं, ऑडिट कौन करेगा? फिर AGM का वेट करेंगे, अरे रुक जाओ 9 months के बाद हमारी AGM है, वहां पे हम लोग अपॉइंट करेंगे, फिर अगले साल से ऑडिट करवाएंगे. ऑडिट तो कंपनी का या फर्म का जो भी बनाए करना ही होता है. ठीक है. इसीलिए हम लोग ने पहली पावर किसको दे दी है? बोर्ड को दे दी है कि बोर्ड तो अपने अंदर ही रहते हैं, वो लोग क्या कर लेंगे? फर्स्ट अपनी मीटिंग होल्ड करके और अपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे. इसलिए पावर किसको नहीं दी है फर्स्ट ऑडिटर की? जनरल मीटिंग में. लॉजिक समझ में आ गया कि वी विल नॉट वेट फॉर सो मच लॉन्ग टाइम कि वहां जाके ऑडिटर अपॉइंट करेंगे फिर वो हमारे ऑडिट कर लेंगे हमारे बीते हुए सालों का.
ठीक है, दिस इज नॉट द वे। इसलिए फर्स्ट ऑडिटर की पावर किसको दी गई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी गई है। बट देखो कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग लेंगे और अपॉइंट कर लेंगे अपनी कंपनी के लिए सीए, कि जितने भी दिन का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है या जितने भी हो रहा है आप ही ऑडिट करेंगे। ठीक है, इन केस फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, अब क्या हुआ, बोर्ड अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है उनको कैसे अपॉइंट करना है, किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, दे फेल्स हुई, या वोटिंग नहीं आई, मेजोरिटी नहीं आई, ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए वो लोग, फिर क्या करेंगे? इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी हु शैल विद इन 90 डेज एट एन, क्या लिखा है देखो, एट एन EGM अपॉइंट सच ऑडिटर एंड सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। वो लोग कहेंगे बोर्ड की हमसे नहीं हो पा रहा है, मेंबर्स के पास चले जाएंगे वो लोग, और फिर बताओ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुई है? EGM होल्ड करेंगे। अगेन वही लॉजिक कि AGM तो हमारी बहुत दिनों बाद होने वाली है, तो हम जो सारे मेंबर्स मिलके क्या करेंगे कि चलो एक काम करते हैं, जनरल मीटिंग, AGM तो अभी होगी नहीं, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा ले रहे हैं और वहां पे ऑडिटर्स को अपॉइंट कर ले रहे हैं। ठीक है, बट अब ये ऑडिटर कितने दिन के लिए बनेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, सिर्फ एक AGM तक के लिए ही बनेगा। ठीक, नॉर्मली कितने टाइम के लिए ऑडिटर बनते हैं? नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली इज फॉर, टर्मिनोलॉजी क्या है, 1 टर्म ऑफ 5 years, मतलब एक जो ऑडिटर बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, 5 years के लिए, और बोलते क्या है 1 टर्म, मतलब उनका एक टर्म होता है 5 साल का। अपॉइंट कहते हैं दिस ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर 1 टर्म ऑफ 5 year, या तो ये बोल लो 5 year के लिए बन रहा है, या बोल लो कि 1 टर्म के लिए बन रहा है। ठीक है, 1 टर्म कंप्राइजिंग ऑफ 5 consecutive year, 5 साल लगातार, उसको कहेंगे 1 टर्म। बट यहाँ पे तो, यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि दे आर अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, मतलब 1 साल के लिए। मतलब अगर 1 फरवरी 2023 में कंपनी बनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग ली 30 डेज के अंदर, और से 28 फेब को ऑडिटर बन के तैयार, ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब ये ऑडिटर कब तक के लिए अपॉइंट हुआ है? जब तक AGM नहीं हो जाती है 31 दिसंबर। यहाँ पे अगर हम लोग ने यहाँ बीच में 29 फेब को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया बोर्ड ने, ठीक है, ये ऑडिटर कब तक के लिए अपॉइंट हो रहा है? जब तक आपकी AGM नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? ऑब्वियसली मेंबर्स के पास है। इसलिए ये तो टेम्परेरी ऑडिटर था, जब तक के लिए टेम्परेरी ऑडिटर बना रखा था। अब AGM के पास, अब आ गई AGM एक्चुअली में जिसके पास पावर थी, तो यहाँ पे अब ऑडिटर अपने मेंबर्स मिलके ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। इसीलिए यही कहा जाता है फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी टाइम? टिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और नॉर्मली अगर आज अपॉइंट हुए हैं तो 5 years तक चलते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। फर्स्ट ऑडिटर कौन बनाता है? फर्स्ट ऑडिटर ऑलवेज बोर्ड बनाता है, क्योंकि AGM नहीं हो रही होती है इन नियर फ्यूचर। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड, कितने दिन के अंदर? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बोर्ड से नहीं हो पा रहा है तो वो मेंबर से कहेगा हमसे तो नहीं हो पा रहा है, आप खुद ही कर लो। तो मेंबर 90 days के अंदर एक EGM होल्ड करेंगे और वहां पे अपॉइंट कर लेंगे। बट दोनों ही फर्स्ट ऑडिटर कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो रहे हैं? या टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फिर जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यहाँ पे वो लोग जो भी करें, नए ऑडिटर को बनाए या इसी ऑडिटर को 5 years के लिए बना दें, वो डिपेंड अपॉन टोटली ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक, अब एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, अब आ गई मेरी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो मान लो 31 दिसंबर को होने वाली थी। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज अ ऑडिटर who shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th annual general meeting and thereafter till the conclusion of 6th meeting। ऐसे चलता रहेगा। मतलब AGM में अगर कोई भी अपॉइंट हो रहा है तो वो 5 years के लिए अपॉइंट होगा। मैम आप तो बोल रही हैं बार बार 5 year, यहाँ पे तो लिखा है 6th annual general meeting। क्या चल रहा है ये? What is 6th annual general meeting? ये लिखने का तरीका है। कैसे? एक्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑडिटर तो सिर्फ एक ही टाइम तक के लिए बनेगा, कब तक के लिए? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। बट अगर AGM में अपॉइंट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 5 साल के लिए बन जाएगा। बट सिक्स्थ क्यों वर्ड यूज हो रहा है?
देखो इसके भी हर चीज़ पता है, एक्ट में जो भी लिखा होता है सबके पीछे लॉजिक होता है। अगर आप लॉजिक समझ लोगे तो कुछ भी चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी कि 6 रटना है, 6 कब यूज़ करेंगे, 5 ईयर्स कब यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मान लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है अभी, 2022-23 राइट, 22-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। इसकी एजीएम कब होती है, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप लोग का ये एजीएम वाला सेक्शन हो गया है। इसकी फर्स्ट हम लोग हर ईयर ईजीएम कब करते हैं, लास्ट डेट क्या होती है, 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, 30 सितंबर हर बार लास्ट डेट होती है। फर्स्ट एजीएम की बात नहीं हो रही है, सब्सिक्वेंट एजीएम की, हर साल जो बाद में एजीएम होती है, ठीक है। 30 सितंबर कब, 30 सितंबर 2023, मतलब जब मार्च में हमारा साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2023 में खत्म सब। इसी ईयर की एजीएम कब मानी जाएगी, इस ईयर की एजीएम कब होगी, आने वाले 30 सितंबर 2023 की जो भी पीछे हुआ है वो अब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सारे ऑडिटेड बैलेंस शीट्स रखी जाएंगी किसमें, 2023 सितंबर, ठीक है। इसकी एजीएम हुई यहाँ। अब यहाँ पे हम लोग ने अपॉइंट किया है एक ऑडिटर को, मिस्टर ए अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। हमेशा ऑडिटर किसके लिए बनता है, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए इसको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। नाउ 5 ईयर्स मीन्स 2023-24, 24-25, 25-26, 26-27, 1, 2, 3, 4 एंड 27-28। यहाँ पे अपॉइंट करा इसने कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स। तो ये 5 ईयर्स हो गए, 23 ये सारे 5 ईयर्स हो गए। आने वाले सालों से ही तो हम लोग काउंट करना चालू करेंगे। अब इसकी एजीएम कब होगी, ये तो है ईयर वाइज, ये हम लोग ने देख लिया। फाइनेंशियल ईयर तो सही कह रही है, 5 ही होते हैं, फाइनेंशियल ईयर 5 हो गए ना। ये बोल रहा है 6th एजीएम, 6th एजीएम कैसे हुई, 23-24 की एजीएम कब होगी, या 30 सितंबर 2024। इसकी एजीएम कब होगी, 30 सितंबर 2025। इसकी 30 सितंबर 2026, इसकी 30 सितंबर 2027 एंड इसकी 30 सितंबर 2028। इस एजीएम में ये बना था और कितनी एजीएम तक चला, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यहाँ पे आके इसका टर्म हो गया खत्म। और इसी एजीएम में किसी और ऑडिटर को या इसको ही रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। एक टर्म इसका कब खत्म हो गया, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। इसीलिए हम लोग ये एजीएम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये अपॉइंट हुआ था, इसको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। बोलेंगे क्या कि 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हुआ है, या बोलेंगे 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हुआ है। बट अगर एजीएम के रेफरेंस में बोलना है तो क्या बोलेंगे, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, ठीक है। अब इफ एट द जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड, अगर जनरल मीटिंग तो लिफा, अगर कोई भी जनरल मीटिंग तो हम लोग ने ली, अब उसमें कोई अपॉइंट नहीं कर पाए और किसी को उसी को रीअपॉइंट भी नहीं कर पाए, ठीक है। कोई ऑडिटर हम लोग कंसेंट नहीं मिली, या मान लो मेजोरिटी की कंसेंट नहीं हुई कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा ऑडिटर बनाए, कंसेंट ही नहीं मिली किसी की, देन द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो जो पुराना चला आ रहा है अभी तक का ऑडिटर, उसी को मान लेंगे डीम्ड कि वो अपॉइंट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग ने सेक्शन नंबर 139 में अभी तक क्या पढ़ा है, सेक्शन 139 रिलेटेड टू प्रैक्टिसिंग सीए, जो कि हमारे ऑडिट करते हैं, ठीक है, फर्म हो या इंडिविजुअल हो। नाउ फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, फर्स्ट ऑडिटर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय वेरी गुड बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम, कब से, सिर्फ ये मत लिख कर आना 30 डेज, पूरा लिखा करो 30 डेज कब से, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड ने कहा कि हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, किसको बता देगा ये, मेंबर्स को। और मेंबर कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर एक ईजीएम कंडक्ट करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। दोनों ही टाइम पे या तो बोर्ड ने या तो मेंबर ने, किसी ने भी अपॉइंट किया है ऑडिटर को, वो कब तक चलेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, कंक्लूजन, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम में उसको हटा दिया जाएगा या उसी को अपॉइंट कर लिया जाएगा, वो मेंबर्स पे डिपेंड करता है, बट मेंबर के पास ही पावर होती है कि अपॉइंट करे इन एजीएम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर का समझ में आ गया। अब ऊपर फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली मेंबर्स अपॉइंट करते हैं अपनी
एजीएम में, और यहां पे अगर ऑडिटर अपॉइंट हुआ होता है तो उसका क्या टेन्योर होता है? वेरी गुड, 1 टर्म ऑफ 5 years, या तो बोल कह सकते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। ठीक है, समझ में आ गया अभी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, विद इन हाउ मेनी डेज अपॉइंट होते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ प्रोसीजर क्या है ऑडिटर के अपॉइंट का। आप लोगों को ये पता है कि व्हाट इज ऑडिट कमिटी? बहुत सारी कमिटीज होती हैं, ऑडिट कमिटी, एनआरसी कमिटी, ठीक है, सीएसआर कमिटी। एनआरसी मीन्स नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन, ऑडिट मीन्स एज द नेम सजेस्ट ऑडिट, रिलेटेड टू ऑडिट के लिए ही बनी है वो। ऑडिटर को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट मतलब नॉट अपॉइंट, सिर्फ सजेस्ट करना कि हम ये ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। ऑडिटर के लिए ऑडिटर को अपॉइंटमेंट, उसका रेम्युनरेशन देखेगी कि फेयर रेम्युनरेशन दिया जा रहा है ऑडिटर को, फिर ऑडिटर का भी काम देखेगी कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ऑडिट के पर्पस के लिए ही ये बेसिकली कमिटी बनाई जाती है। कंपलसरी नहीं होता है, बट दे आर कंपलसरी फॉर सम, उसमें लिखी हुई है कि अगर ये ट्रिगर पॉइंट्स आपने ट्रिगर कर लिए तो आप लोगों को अपॉइंट करना जरूरी है, बनाना जरूरी है ऑडिट कमिटी। ठीक है, तो ऑडिट कमिटी, अब अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो ऑब्वियसली ऑडिटर को कौन रिकमेंड करेगा? ऑडिट कमिटी बताएगी कि हम मिस्टर ए को चाह रहे हैं ऑडिटर बनाना। ठीक है, और अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो नॉर्मली बोर्ड बताएगा कि हम मिस्टर ए को बनाना चाह रहे हैं, और ये अपने रिकमेंडेशन किसको भेजेगा? मेंबर्स को भेजेगा। मेंबर्स को क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर इज गिवन टू द मेंबर्स टू एक्सरसाइज इन AGM। ठीक है, बस यही यहां पे लिखा है। इन केस कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी शैल such committee, and in case where such committee is not required to constitute, the board shall take into consideration कि क्या क्वालिफिकेशन है, ऑडिटर का सही क्वालिफाइड है या नहीं, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, ये इंडिविजुअल या ये वाली फर्म proposed to be considered for the appointment as an auditor, and whether such qualification experience are commensurate with size and requirement of the company। ठीक है, तो ऑडिटर, ये बोर्ड या ऑडिट कमिटी का क्या काम होता है कि वो ये देखे कि जितने भी ऑडिटर जो हम रिकमेंड कर रहे हैं ऑडिटर को, उनका क्वालिफिकेशन है या नहीं, रिकमेंडेशन का काम, क्वालिफिकेशन का काम, एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सब देखना। ठीक है, तो व्हाइल कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिट कमिटी और बोर्ड एज अ केस में बी शैल कंसिडर एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द प्रोफेशनल मैटर, कि इस ऑडिटर के खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन भी मंगवा सकता है कि देखिए ये ऑडिटर सही है या नहीं। देन वेयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ऑडिट कमिटी, द कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म एज अ ऑडिटर टू द बोर्ड, वो बोर्ड को रिकमेंड करेगा फॉर द कंसिडरेशन। एंड इन अदर केसेस द बोर्ड शैल कंसिडर एंड रिकमेंड द इंडिविजुअल और अ फर्म टू द मेंबर इन द AGM। अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी बोर्ड को बताएगा, बोर्ड मेंबर को बताएगी। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड डायरेक्टली किसको बता देगा? मेंबर को। इफ द बोर्ड अग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी बोर्ड को बताया, अब बोर्ड अगर एग्री हो गया कि हाँ सही बता रहा है ये, ऑडिट कमिटी सही कह रहा है, उसने क्वालिफिकेशन भी सही से चेक कर ली है, बोर्ड अगर एग्री हुआ तो इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर। अगर बोर्ड ऑडिट कमिटी से अग्री हुआ, हाँ ठीक है, तो वो मेंबर्स को पहुंचा देगा कि ऑडिट कमिटी ने ऐसा सजेस्ट किया और हम भी अग्री करते हैं। अदरवाइज अगर वो अग्री नहीं हुआ, it will refer back the recommendation to the committee for reconsideration, कि हम citing the reason लिख देगा कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर से तुम रिकंसिडर करो, किसको वापस कर देगा? ऑडिट कमिटी को। Thereafter if the audit committee decide not to reconsider its original recommendation, मतलब ऑडिट कमिटी कह रहे नहीं हमने तो जो दिया बिल्कुल परफेक्ट है, हम रिकंसिडर नहीं करने वाले, then the board shall record the reason for the disagreement with the audit committee and send its own recommendation फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर। फिर वो अपना ही रिकमेंडेशन दे देगा AGM में। एंड इफ द बोर्ड अग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी इट शैल प्लेस, वही वाली चीज, द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द AGM मीटिंग शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन दैट टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। मतलब क्या निकला इसका? व्हाट इज द प्रोसीजर? अगर आपके पास ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगा ऑडिटर का नाम टू द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड इफ बोर्ड इज सेटिस्फाइड कि हाँ ऑडिट कमिटी ने जो नाम दिया है ना बिल्कुल ठीक है, मेंबर्स तुम ले लो, तो ये मेंबर्स को दे देगा नाम और मेंबर अपने AGM होल्ड करके उसको अपॉइंट कर लेंगे। बट अगर बोर्ड सेटिस्फाई नहीं होता है, बोर्ड कह रहे नहीं कैसे ऑडिटर का नाम दे दिया, हम तो बिल्कुल अपॉइंट नहीं करेंगे, तो बोर्ड क्या करेगा?
पहले ऑडिट कमेटी को देगा रीजन लिख के, रीजन लिखेगा और कहेगा फिर से अपना रिकंसिडरेशन करो, रिकंसिडर करो अपने नाम को, दोबारा भेज देगा वो ऑडिट कमेटी को। फिर ऑडिट कमेटी रिकंसिडर करके बोर्ड को अगेन, ये बोर्ड को भेजेगा, अगेन ये किसको भेजेगा, बोर्ड को, कि हाँ हमने या तो वो रिकंसिडर कर लेगा या कहेगा नहीं नहीं हमें रिकंसिडर ही नहीं करना है, बिल्कुल रिकंसिडर नहीं करना है। अब वो बोर्ड के ऊपर है, अब बोर्ड कह रहा है कि उसने रिकंसिडर भी नहीं किया भैया, तो बोर्ड क्या करेगा, न्यू नेम, अपना नाम किसको सजेस्ट कर देगा, मेंबर को सजेस्ट कर देगा और रीजन लिख के दे देगा कि ऑडिट कमेटी ने तो हमें ये वाला नाम लिख कर दिया था बट हमने उसको नहीं अपॉइंट करना है, तो किसको अपॉइंट किया जाएगा फिर, नए वाले ऑडिटर को, नए इन द सेंस बोर्ड जो रिकमेंड कर रहा होगा वो चला जाएगा मेंबर के पास, बट रीजन देना है। तो हायरार्की क्या फॉलो हो रही है, ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को दिया, बोर्ड मेंबर को दे रहा है। अगर ऑडिट कमेटी के दिए हुए रिकमेंडेशन से बोर्ड सेटिस्फाइड है तो डायरेक्टली मेंबर को दे देगा, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो पहले भेजेगा ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करो। अब वो डिपेंड अपॉन ऑडिट कमेटी रिकमेंड करता है दूसरा या नहीं रिकमेंड करता है। अगर ऑडिट कमेटी कह रहा है नहीं हम तो नहीं करने वाले रिकमेंड, यही सही है, तो बोर्ड क्या करेगा, अपना दिया हुआ दूसरा नया नाम दे देगा और रीजन लिख देगा कि ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन हमें नहीं पसंद आए हैं, और वो नया नाम अपना एजीएम को दे देगा, मेंबर्स को दे देगा। ठीक है, तो दिस इज द हायरार्की फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। बट अगर ऐसी कंपनी जहां पे ऑडिट कमेटी बनी नहीं है या रिकमेंडेशन ही नहीं है ऑडिट कमेटी को बनाने के लिए या कंपलसरी नहीं है, देन डायरेक्टली बोर्ड मेंबर को अपना रिकमेंड कर देगा कि हमें ये ऑडिटर बनाना है, ऑडिट कमेटी फिर पिक्चर में नहीं आएगी। ठीक है, नाउ कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, जब ऑडिटर आ रहा है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी रिटन कंसेंट लेनी जरूरी है। जब तक ऑडिटर अपनी कंसेंट नहीं देगा कि हाँ आई एम रेडी टू अपॉइंट एज अ ऑडिटर ऑफ योर कंपनी टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, अगर वो जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक उसे हम लोग ऑडिटर नहीं बना सकते, तो उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी और वो भी रिटन कंसेंट। ठीक है, The Act stipulates that written consent of the auditor must be taken before appointment. The auditor appointed shall submit certificate that individual or firm is eligible. Auditor क्या बोलेगा, या वो इंडिविजुअल होगा या तो वो फर्म होगा कि हाँ हम लोग एलिजिबल हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर दिस एक्ट। इसी एक्ट में एलिजिबिलिटी का एक सेक्शन दिया हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन दिया हुआ है, 141 का 1 and 2 और 141 का 3, कि जो 141 के 1 and 2 में तो हम एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए और डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है 141 के 3 में जो दिया हुआ है, डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है, ये ऐसा बताएगा। और क्या बताएगा, द प्रपोज अपॉइंटमेंट एज पर व्हाट, एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ऐसा तो नहीं 1 टर्म से ज्यादा प्रोवाइडेड है, ये किसके लिए होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, रोटेशन वाला है ये, कि एक्ट में दिया है 1 टर्म के लिए अपॉइंट होता है, 1 के लिए किया है ना, 2 3 के लिए तो नहीं कर दिया है। फिर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट लेड डाउन अंडर द एक्ट। लिमिट भी दी होती है कि 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है एक इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो लिमिट भी हम लोग पढ़ेंगे, 141 में ही आती है वो लिमिट कि उस लिमिट से ज्यादा बढ़ के तो अपॉइंटमेंट नहीं है। मान लो ऑलरेडी हम 20 कंपनीज के ऑडिटर थे, अब हम 21 कंपनी का अपॉइंटमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो देखेंगे, ये डिक्लेरेशन देगा कि हाँ हम लोग अपने टर्म में हैं, हम लोग अपनी लिमिट में हैं, और फिर बता देगा कि ये हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, अगर चल रही है तो। ठीक है, ये सब पेंडिंग है और ट्रू एंड करेक्ट बता देगा। द सर्टिफिकेट शैल आल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सैटिस्फाई द क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट, और फिर एडीटी 1 फाइल होगा विद इन 15 डेज, एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार इन एडीटी 1 विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर, कंपनी कह देगा कि हाँ चलो बन गए और एडीटी 1 बना दिया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट। ये अगर आप लोग ट्रेनिंग करने जाओगे तो ये सब बहुत काम आएगा, एडीटी 1 एडीटी 3 ये सब आप ही लोग को बनाना पड़ता है, सीएस को। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, प्रोसीजर देख लिया, और फिर कब तक अपॉइंट नहीं कर सकते, जब तक वो अपनी रिटन कंसेंट ना दे दे कि हाँ आई एम रेडी टू बी अपॉइंटेड एज योर ऑडिटर। और उसमें क्या क्या बताएगा, हम एलिजिबल हैं, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या बताएगा, टर्म के अंदर है, थर्ड पॉइंट में लिमिट के भी अंदर है, और फोर्थ पॉइंट में मेरे अंदर मेरे अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग अभी इनिशिएटेड है या कंटिन्यूड है। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर या अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंटमेंट होता है और कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी में। वहां पे तो हम लोग ने पढ़ लिया कि कौन अपॉइंट करेगा, हमेशा मेंबर्स के पास पावर होती है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं फॉर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। एक साथ ही उसको नहीं अपॉइंट कर देंगे कि 2 टर्म्स के लिए, 3 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स के लिए, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑडिटर हम लोग ने पढ़ा था कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली बीओडी अपॉइंट करता है। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर बाय गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बताओ क्या लगता है आप लोग को? ठीक है, पढ़ते हैं, सबके आंसर्स आए अपने अपने, पर हम लोग रीड करते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी और द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। द फर्स्ट ऑडिटर शैल अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर इसको नहीं प्रोनाउंस करेंगे, दिस इज नॉट कंट्रोलर, दिस इज कंट्रोलर, ठीक है। सी एंड ए जी भी बोलते हैं, सी एंड ए जी। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कितने दिन के लिए? फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वहां पे भी बोर्ड कितने दिन के अंदर करता है? 30 डेज। यहां पे क्या है? 60 डेज। इन केस फेलियर टू डू सो, फेलियर कैग जो सी एंड ए जी है वो अपॉइंट नहीं कर पाया, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, तब क्या करेगा? फेलियर टू डू सो, फिर वो पावर देगा बोर्ड को। बोर्ड शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। मतलब ये देख रहे हो, जब भी बोर्ड के पास पावर आ रही है 30 डेज के लिए आ रही है, वहां पे भी बोर्ड के पास आई थी 30 डेज के लिए, ठीक है। तो ये अपॉइंट कर देगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए। एंड ऑन फेलियर टू डू सो, अब बोर्ड भी कह रहा है भैया हमसे तो ना हो पा रहा है, बोर्ड ने भी बोल दिया, तब कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर के पास चले जाएगी, हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज एट एन ईजीएम। क्योंकि जरूरी नहीं है ना एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली हो, तो ईजीएम होल्ड करेंगे और 60 डेज के अंदर अपॉइंट कर लेंगे। 60 डेज कैसा है ये? नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अपॉइंट हो जाएगा। सच ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ, देखो क्या लिखा है, फर्स्ट एजीएम। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर हैं वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो रहे हैं? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, 1 साल के लिए। वहां पे भी फर्स्ट ऑडिटर कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो रहे थे? 1 एजीएम तक के लिए। बट यहां पे देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो 5 ईयर्स के लिए हो जा रहे थे, यहां पे नई चीज क्या है? इन केस सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनी, द कैग शैल अपॉइंट ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कमेंस के 180 डेज के अंदर, एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द पोजिशन टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। 180 डेज के लिए अपॉइंट हो गए, सिर्फ जब तक एनुअल जनरल मीटिंग है तब तक के लिए ही अपॉइंटेड रहेंगे, मतलब 1 साल के लिए। चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो गवर्नमेंट कंपनी में, फॉर 1 ईयर, मतलब टिल 1 एनुअल जनरल मीटिंग तक ही अपॉइंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमलाइंस क्या थी? 60 30 60, ठीक है। तो हम लोग ने गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सबसे पहले पावर दे दी गई है किसको? सी एंड ए जी को, विद इन 60 डेज। 60 डेज कब से? 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? हमसे तो नहीं हो पा रहा है, तो पावर किसको दे देगा? बीओडी को। बोर्ड के साथ हमेशा कितनी टाइमलाइन है? 30 डेज के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड भी कह दे रहे हैं हमसे तो नहीं हो पा रहा है, देन मेंबर्स के पास जाएगी, और मेंबर्स कितने दिन के अंदर? नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर को फॉर द गवर्नमेंट कंपनी। अब ये ऑडिटर कितने टाइम के लिए बने हैं? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। जब तक एजीएम नहीं हो जाती तब तक के लिए ही बने हैं, मतलब 1 ईयर के लिए, और छोटा भी हो सकता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन बनाएगा? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब से कमेंस हो रहा है उसके 180 डेज के अंदर बनाएंगे हमेशा। और ये भी ऑडिटर कब तक के लिए रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। एजीएम खत्म, इसका टेन्योर भी खत्म, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि ये ओनली फॉर द 1 ईयर बनते हैं, और बट जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो वाले ऑडिटर्स कब बनते हैं? फर्स्ट ऑडिटर तो 1 ईयर के लिए बनेंगे, और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो फॉर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स पर के लिए बनेंगे, ठीक है। अब ये आ जाओ, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। मतलब अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि ये ऑडिटर बनता है फॉर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। फिर एजीएम हुई, 6th एजीएम हुई, वहां पे हम लोग ने अपॉइंट कर दिया जो पुराना ऑडिटर था मिस्टर ए, उसको ही अपॉइंट कर दिया कि मिस्टर ए इज रीअपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर
फॉर अगेन वन टर्म ऑफ 5 ईयर्स। फिर 6 ईयर कंप्लीट हो गए, फिर मिस्टर ए को दोबारा अपॉइंट कर लिया गया, मिस्टर ए इज अगेन रीअपॉइंटेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कितनी बार देखो रीअपॉइंटमेंट हो रहा है इसका, एक्ट में तो कहीं नहीं लिखा है ना कि कितनी भी बार कर सकते हैं, या रेस्ट्रिक्शन है। इसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि बार बार आप सेम फर्म को या बार बार आप सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट ना करते रहें, इसके लिए ही रेस्ट्रिक्शन है। और इसको बोलते हैं क्या, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सारी कंपनीज के लिए नहीं है ये मैंडेटरी रोटेशन, किस कंपनियों के लिए, जो यहाँ पे मेंशन्ड है उन्हीं कंपनीज के लिए। ठीक है, तो कौन सी कंपनी कवर्ड है यहाँ पे, सारे लिस्टेड कंपनी, सारे अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी के लिए ज़्यादातर जब भी कोई क्राइटेरिया होता है ना कि ये चीज़ किन कंपनियों को फॉलो करनी है, सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी का नाम आता है। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आंख बंद करके लिस्टेड कंपनी का तो नाम लिख ही दो, क्योंकि ऐसी कंपनी होती है इसमें सब चीज़ें एप्लीकेबल होती है, हर एक चीज़। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए ये रोटेशन एप्लीकेबल है कि आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी है, बट कौन सी, पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, 10 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR। और ऐसी प्राइवेट कंपनी भी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 CR। प्राइवेट कंपनी मतलब खुद की कंपनी होती ना प्राइवेट, तो 50 मतलब एक अपने हाथ में आ जा रही, प्राइवेट 1 2 3 4 5 अपनी ही कंपनी अपने ही हाथ में, तो ऐसे लर्न करो 50 CR। ठीक है, हाथ में 50 CR। तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या लिमिट है, 50 CR की। ऑल कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो द थ्रेशोल्ड, मतलब सारी कंपनी, सारी चाहे लिस्टेड है, पब्लिक है, अनलिमिटेड है, कोई भी कंपनी जिनकी इनसे तो छोटी है 10 CR 50 CR, इनसे तो छोटा है लिमिट, बट उन्होंने क्या किया, बट उनकी पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट वो 50 करोड़ और मोर हो गई है। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल तो छोटी है, बट उन्होंने बोरोइंग्स कर ली हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या डिपॉजिट कर ली, उनकी वो चीज़ उनकी 50 CR हो गई, तो भी रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। रोटेशन मीन्स रोटेट करते रहना है ऑडिटर को, बार बार सेम ऑडिटर अपॉइंट मत करो। द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर शैल नॉट अप्लाई टू OPC एंड स्मॉल कंपनी। ये आप लोग ऊपर ही लिख लीजिए कि रोटेशन सबसे पहले तो OPC को नहीं लगता है और स्मॉल कंपनी को नहीं लगेगा। मतलब अगर ये कंपनी स्मॉल है, भले ही उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया, फिर भी उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि छोटी सी कंपनी है ये, वो OPC है, 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी में भी सेम। ठीक, अब रोटेशन है क्या, देखो यहाँ पे दिया है, रोटेशन मीन्स ऑल द कंपनीज मेंशन्ड अबव, लिस्टेड वाली, प्राइवेट 50 करोड़ वाली, शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। एक टर्म के लिए ही बनाना है आपको। किसको, किसकी बात हो रही है, देखो यहाँ पर, वेरी गुड, इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो एक टर्म के लिए ही बनाएंगे, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उसका इन कंपनियों के लिए। ठीक है, हु शैल कंप्लीट हिज 5 years कॉन्जिक्यूटिव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, फिर उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये थी इंडिविजुअल के बाद, मतलब जब भी इंडिविजुअल अपॉइंट हो रहा है कितने टाइम के लिए हो रहा है, 5 years के लिए, वन टर्म ऑफ 5 years। कौन सी कंपनियों के लिए, इन कंपनियों के लिए। अगर दूसरी है OPC है, स्मॉल कंपनी, वो तो आप चाहे कितनी भी बार रीअपॉइंट करो, नो रेस्ट्रिक्शन। अगर कंपनी क्या है, फर्म, अगर ऑडिटर क्या है, फर्म है, देन an audit firm which has completed the 2 terms of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment। मतलब अगर फर्म बन रही है ऑडिटर तो कितने टाइम के लिए, 2 terms, 5 year एंड अगेन 5 year। मतलब पहले अपॉइंट हुई मिस्टर, जैसे ABC एंड एसोसिएट इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर 1 term of 5 year। ये हम लोग ने रिजोल्यूशन पास करा। फिर 6th ईयर खत्म हो गया, 6th ईयर पे आए, वहां पे जाके हम लोग ने दोबारा पास कर दिया कि ABC एंड एसोसिएट इज रीअपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 1 year या फॉर द फर्दर टर्म ऑफ 1 year। दोबारा रीअपॉइंट हो गया। अब क्या फिर से करना चाहते हैं 6th AGM कंप्लीट होने के बाद, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब फर्म को हम लोग 2 बार अपॉइंट कर सकते हैं, एक टर्म के लिए अपॉइंट कर लिया, फिर अगेन एक और टर्म के लिए, और इंडिविजुअल को ओनली फॉर 1 टर्म। कौन सी कंपनियों के लिए, ये जो ऊपर मेंशन्ड कंपनी है, अदरवाइज नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड इन द कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिसका इस फाइनेंशियल ईयर में, इस AGM में जिसका टेन्योर खत्म हो रहा है और नए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, तो जो दोनों फर्म है ना, उसमें कोई भी कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। लाइक
ABC एंड एसोसिएट अभी हमारी निकल के गई है, ये कंपनी ABC एसोसिएट हमारा फर्म था, अब इसको हटा दिया गया और CDE एंड एसोसिएट को बना लिया गया। तो C हमारा कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, या कोई भी कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। बात तो फिर क्या हो गई, बेसिकली एक्ट को कहाँ फुलफिल कर पा रहे। एक्ट का मतलब ये है कि बार बार सेम ऑडिटर से नहीं करवाना है, तो अगर वो ऑडिटर भी यहाँ रहेगा तो इसकी भी तो कुछ से होगी ना कंपनी में। तो यही लग रहा है कि ऑडिटर फिर वही अपॉइंट हो गया, तो एक्ट का मतलब ही कहाँ रहा। ठीक है, या तो सीधे सीधे रीअपॉइंट कर लो या टेढ़ी तरीके से रीअपॉइंटमेंट हो जाओ। ठीक है, तो एक्ट तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोई कॉमन पार्टनर नहीं होने चाहिए। देन ठीक है, अब आ जाओ, ये तो था रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन नंबर 139 में ही। ठीक है, अब ये आ जाओ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, मतलब अगर कोई फर्म बना ली ABC लिमिटेड, आज इस फाइनेंशियल 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का मिस्टर A ने ऑडिट कर दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का B ने कर दिया, फिर C ने कर दिया, फिर थर्ड वाले का अगेन A ने कर दिया, फिर फिफ्थ वाले का B ने कर दिया, काम खत्म। मतलब विद इन द ऑडिट, विद इन द ऑडिटर पार्टनर्स को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है रोटेशन। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, rotation of the auditor and expiry of the auditor firm, then same procedure will be followed as required for the appointment। अगर रोटेशन कर रहे हैं हम लोग ऑडिटर का, मतलब रोटेशन में रीअपॉइंटमेंट अगर हो रहा है उसी ऑडिटर का, तो भी हम लोग सेम चीज़ फॉलो करेंगे। ऑडिट कमेटी को बोर्ड ने रिकमेंड किया, बोर्ड को अगर सही लगा तो उसने जनरल मीटिंग में भेज दिया, अगर नहीं सही लगा तो ऑडिट कमेटी को फिर से कह दिया कि रिकंसिडरेशन करो, और नहीं समझ में आया तो अपना नाम अपना सजेस्ट कर दिया और रीजन लिख दिया कि हमें ऑडिट कमेटी का कहा हुआ नहीं समझ आ रहा है। तो रोटेशन के लिए भी सेम प्रोसीजर। रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या, अगर हम ऑडिटर को रीअपॉइंट करें, रोटेशन अब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो फॉर द कुछ कंपनियों के लिए ही लग रहा था रोटेशन। ठीक है, और अगर मान लो जैसे हम लोग ने रोटेशन पढ़ा, उसमें रोटेशन में क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल जो है वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। 5 ईयर्स के लिए क्या अब ये दोबारा कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकता? ऑडिटर कभी भी अपॉइंट नहीं होगा उस कंपनी का? नहीं, एक्ट ने ये नहीं बोला है। एक्ट ने बोला है 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो जाओ, फिर थोड़े दिन किसी और को अपॉइंट होने दो। 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कूलिंग पीरियड। 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड दे दो, मतलब किसी और को अपॉइंट हो जाने दो, फिर अगेन जब इसका 5 ईयर खत्म हो जाए तब तुम आ जाना। तब इसको रीअपॉइंटमेंट थोड़ी नहीं बोलेंगे, तब तो फिर फ्रेश अपॉइंटमेंट बोलेंगे ना। ये यहाँ पे अपॉइंट हो रहा है मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट। दैट मीन्स 5 ईयर्स का आप कूलिंग पीरियड दे दो। सेम गोज विद फर्म ऑल्सो। फर्म में क्या हुआ, 1 टर्म के लिए अपॉइंट हो गया 5 ईयर्स, फिर उसको तो अपॉइंट कर सकते हैं ना सेकेंड टर्म के लिए 5 ईयर्स, अगेन अपॉइंट हो गया, वो 10 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे उसके आके 5 ईयर्स का तुम कूलिंग पीरियड दे दो, किसी और को अपॉइंट हो जाने दो, फिर अगेन तुम अपॉइंट हो जाना 5 ईयर्स के बाद। तो 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड होता है, वहां पे लिख लो 5 ईयर्स यहाँ पर कि 5 ईयर्स ऑफ कूलिंग के बाद हम लोग अगेन अपॉइंट हो सकते हैं। अब अपॉइंट हो सकते हैं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज नहीं करेंगे रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंट हो सकते हैं। अगर रीअपॉइंट करना है हमें उसी ऑडिटर को, देन क्या देखेंगे कि वो क्वालिफाइड है ना रीअपॉइंट होने के लिए। 141 के क्वालिफिकेशंस है ना उसके अंदर। ही हैज गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस। ऐसा तो नहीं उसने कंपनी को नोटिस दे दिया अब हमें रीअपॉइंट नहीं करना, आई एम अनविलिंग टू कंटिन्यू इन योर ऑफिस। अगर ऐसा उसने नोटिस दे दिया है तो नहीं बनाएंगे उसको दोबारा। तो ये सब देखना पड़ेगा, एलिजिबल है ना, उसका अनविलिंगनेस तो नहीं है। देन a special resolution has been passed at the meeting appointing someone else instead of him, providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने एक स्पेशल नोटिस दे दिया हो कि कोई भी अपॉइंट कर लो ऑडिटर को, बस इसको अपॉइंट मत करना। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए ये 3 क्लॉज देखेंगे क्या कि ऐसा तो नहीं है क्वालिफाइड ना हो, ऐसा तो नहीं है इसने अपनी अनविलिंगनेस दे दी हो, और ऐसा तो नहीं है ऑडिट मेंबर्स ने अपने स्पेशल नोटिस डाल दियो कि हमें इस ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें देखेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब ऑडिटर, या तो ऑडिटर की डेथ हो गई है या किसी भी रीजन की वजह से ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, तो कैजुअल वैकेंसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर कैजुअल वैकेंसी फॉर डेथ और अदरवाइज लिख दो, मतलब किसी भी और तरीके से कैजुअल वैकेंसी हो गई, डेथ हो गई या किसी और तरीके से। और एक कैजुअल वैकेंसी है उसने खुद रिजाइन कर दिया कि अब हमें रहना ही नहीं है तुम्हारी ऑडिट फर्म में, जाओ। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ही क्राइटेरिया अलग अलग है।
द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल हैव द पावर टू फिल कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज। जैसे ही कैजुअल वैकेंसी हुई हमें 30 डेज के अंदर अपॉइंट कर लेना है दूसरा ऑडिटर। मतलब समझ रहे हो, बोर्ड के पास हमेशा 30 डेज की पावर जब भी बोर्ड है समझो 30 डेज की रेंज है। इन केस कैजुअल वैकेंसी हैज अकर ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रेजिग्नेशन, मतलब ये एक हो गई बहुत बड़ी बात कि रिजाइन कैसे कर दिया ऑडिटर ने, कुछ तो बहुत बड़ी बात हो गई। कौन बनाता है ऑडिटर को, मेंबर्स बनाते हैं। अब मेंबर ने बनाया बट ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। डेथ होता तो समझ जाते कि ये तो नेचुरल कॉज है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिजाइन क्यों किया उसने, ये हो गई एक ब्लिंक करने वाली बात कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सच अपॉइंटमेंट शुड ऑल्सो, इसीलिए सच अपॉइंटमेंट शुड ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन एनुअल जनरल मीटिंग, बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग कवर्ड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन। मतलब जैसे ही बोर्ड ने 30 डेज के अंदर अपॉइंट कर लिया उसको, तब हम लोग ईजीएम भी ले, एक ईजीएम, क्योंकि जरूरी नहीं है नियर फ्यूचर एजीएम हो रही हो, इसलिए ईजीएम बनाएंगे और 3 months के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, मेंबर्स को ले जाएंगे कि आपने जो ऑडिटर अपॉइंट किया था ना उसने रिजाइन कर दिया, इसलिए आप रेटिफाई कर दीजिए एक बार। तो मेंबर्स के पास जरूर बात पहुंचाएंगे ये वाली, क्योंकि हुआ क्या है, रिजाइन बनाया किसने था, मेंबर ने, इसलिए एक बार मेंबर्स को बात बतानी जरूरी है, इसलिए ईजीएम होल्ड करवाएंगे। इन केस कंपनी हुज अकाउंट आर ऑडिट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सच वैकेंसी शुड बी फिल्ड बाय C&AG विद इन 30 days। इन केस C&AG ऑफ इंडिया डज नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दी जाएगी 30 days। तो इनकी नॉर्मल है, चाहे कैजुअल वैकेंसी है, डेथ के केस में है, किसी के भी केस में 30 days। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर शैल फिल द कैजुअल वैकेंसी शैल मेड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। ठीक है, तो मतलब कैजुअल वैकेंसी अगर नॉर्मल कंपनी में हो रही है तो डेथ के केस में अलग, और रेजिग्नेशन के केस में बोर्ड को, उस मेंबर को बताना पड़ेगा, और उसमें गवर्नमेंट कंपनी की बात है तो C&AG कर देगा। यहाँ पे आप लोग के ये दिए हुए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन कौन, रिटायरिंग ऑडिटर बाय स्पेशल नोटिस। मतलब यहाँ पे मेंबर्स क्या करेंगे, एजीएम होने से पहले एक स्पेशल नोटिस दे देंगे कि नहीं ये जो अपॉइंट कर रहे हैं ना ऑडिटर, इसको अपॉइंट ना करना और किसी को भी अपॉइंट कर देना। तो इस तरीके की और जो मेंबर्स हैं एक स्पेशल नोटिस सर्व कर सकते हैं कंपनी पे। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्शन 140। हम लोग ने 139 पढ़ा अभी, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, ये सब। 140 क्या है कि हमने उसको हटाने के लिए, मतलब कोई और को अपॉइंट कर लो, रिटायरिंग ऑडिटर को ना अपॉइंट करो, इसको हम लोग स्पेशल नोटिस दे दी। ठीक है, देन 140 क्या है, पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल, पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल कि अब ऑडिटर को हटाया जा रहा है। सुओ मोटो भी हटा सकते हैं। व्हाट इज सुओ मोटो, अपने आप हमें नहीं अच्छा लग रहा है, ट्राइब्यूनल ने हटा दिया। या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन दे रही है ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल सुनो इस ऑडिटर को हटा दो उस कंपनी से, तो हटा दिया जा सकता है। या कंपनी खुद या पर्सन कंसर्न खुद एप्लीकेशन दे रहा है कि ट्राइब्यूनल एक काम करो हमें हटा दो, या कंपनी दे रही है कि इसको हटा दो। ठीक है, तो हटा सकते हैं। तो ये पावर होगी ट्राइब्यूनल की। 139 में क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट। 140 में क्या पढ़ रहे हैं, निकाला कैसे जा सके, ऊपर स्पेशल नोटिस से निकाला जा सके पहले ही कि किसी और को अपॉइंट कर लेना यार रीअपॉइंटमेंट में। यहाँ वो क्या है कि उसका जब टर्म खत्म हो गया है, रीअपॉइंट होने की नौबत आ गई थी। अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब रिटायरिंग क्या मतलब उसके 5 years खत्म हो गए। ठीक है, तब की बात है। यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द टेन्योर चल रहा है, 5 years चल रहे हैं, उसके बीच में ही हटा दिया गया। अब पावर ऑफ रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, अगर हमें टेन्योर से पहले ऑडिटर को रिमूव करना है, 5 years के लिए अपॉइंट हुआ था, 3rd year में ही आके लग रहा है यार ये तो अच्छा नहीं है, हमें इसको निकालना है, देन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हटा सकते हो, अपॉइंट तो मेंबर ने किया है और 5 years के लिए सोच समझ के किया होगा, कैसे हटा रहे हो पहले ही 5 years से पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने जाओ। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बता देगी, फिर जनरल मीटिंग होल्ड करो, क्योंकि जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए थे इसीलिए जनरल मीटिंग होल्ड करो 60 days के अंदर और हटा दो उसको। पर क्या देना उसे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जरूर एक बार ऑडिटर की सुनो, इसको क्या कहते हैं, OOBH बोलते हैं, OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, मतलब अब ऑडिटर खुद ही रिजाइन कर रहा है कि हमें नहीं रहना है, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, या तो स्पेशल नोटिस कब, जब ऑडिटर का टर्म खत्म हो गया है। बट टर्म खत्म होने से पहले या तो ट्राइब्यूनल निकाल सकता है, या तो कौन, कंपनी खुद निकाल सकती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने, या तो ऑडिटर खुद रिजाइन करे कि अरे हमें रहना ही नहीं है तुम्हारी कंपनी में। ठीक है,
फिर हम लोग ने पढ़ा 142 में हम लोग पढ़ते हैं रेम्यूनरेशन। कैसी रेम्यूनरेशन देंगे हम लोग इसको? जनरल मीटिंग में जब वो अपॉइंट हो रहे हैं तो रेम्यूनरेशन भी कहाँ पे फिक्स हो जाएगी? जनरल मीटिंग में। और जितनी भी उसकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लगे होंगे, इनकर्ड होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके खुद के आउट ऑफ पॉकेट मतलब उसकी खुद की पॉकेट से जो एक्सपेंस लगे होंगे वो भी हम रीइंबर्स कर देते हैं ऑडिटर्स को। ये 141 and 144 we will do in our next class। 141 144 ये बहुत एक्सक्लूसिव टॉपिक है, बहुत बड़ा हो सकता है इसमें, और दिस विल कवर बेसिकली केस स्टडी। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत केस स्टडी भी आते हैं, ठीक है। देन ऑडिटर्स राइट टू अटेंड एजीएम। 146 कहता है कि जनरल मीटिंग ऑडिटर अपॉइंट, मतलब जनरल मीटिंग में ऑडिटर भी आएगा। जनरल मीटिंग में कौन आते हैं? मेंबर्स। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑडिटर के पास भी राइट है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करेगा। देन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर ये 145 143 में दी गई हैं। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या है? पावर्स एंड ड्यूटीज कि जो लोन्स एंड एडवांसेस बाय द कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें सिक्योरिटी ही ना ली हो, मतलब लोन दे दिया है विदाउट सिक्योर्ड, कंपनी के डेट्रीमेंटल तो नहीं है ये, और प्रेजुडिकल टू द कंपनीज इंटरेस्ट तो नहीं। हर चीज मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। लोन्स एंड एडवांसेस डेट्रीमेंटल तो नहीं दे दिया आपने, रिलेटेड पार्टी को दे दिया विदाउट सिक्योरिंग। रिलेटेड पार्टी को दे सकते हैं बट सिक्योरिटी सब कुछ ठीक होना चाहिए। ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द बुक एंट्री, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जो मियरली बाय द बुक एंट्री होते, लाइक रीवैल्यूएशन पढ़ा है आप लोग ने, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। क्या असली में हम लोग के पास वो असेट की वैल्यू बढ़ गई? क्या एक्चुअली में पैसे आए? ये सब क्या नोशनल एंट्रीज होती हैं, एक्चुअली में पैसे नहीं आए। तो ये जो रीवैल्यूएशन आप कर रहे हो मियरली, जिसका बुक एंट्री से इफेक्ट दिखा रहे हो, वो डेट्रीमेंटल तो नहीं है, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं कि बस आप दिखाई दे रहे हो कि ज्यादा हमें दिखे हम लोग की वैल्यू बहुत बढ़ी हुई दिखे, नेटवर्थ बढ़ी हुई दिखे, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं जितने में आपने खरीदा था उससे कम में आपने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी कम में बेच दिया। ऐसा तो नहीं लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट दिखा दिया, दिए हैं लोन्स एंड एडवांसेस और दिखा दिए कि ये डिपॉजिट है हमारी कंपनी में। अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं चार्ज कर दिया है। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अगर शेयर्स को हम लोग ने अलॉट किया है फॉर कैश तो उससे कैश आया है या नहीं, एक्चुअल में रिसीव हुआ है या नहीं, ये सब क्या है? ड्यूटीज अंडर सेक्शन 143, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग मगअप करते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा। सेक्शन नंबर 139 हम लोग ने स्टार्ट करा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो नॉर्मल कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। अगर कहेगा बोर्ड भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, देन मेंबर्स अपॉइंट करेंगे कितने दिन के लिए? 90 डेज के अंदर अपॉइंट कर लेंगे ईजीएम होल्ड करके। और ये वाले ऑडिटर कितने दिन के लिए रहेंगे? फर्स्ट एजीएम तक रहेंगे। अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तब सब्सिक्वेंट ऑडिटर कितने टाइम के लिए रहेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे और इनको क्या बोलेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक। बट अगर हो गई कैजुअल वैकेंसी तो कैजुअल वैकेंसी दो केस में हो सकती है, या तो डेथ के केस में या तो रेजिग्नेशन के केस में। अगर डेथ के केस में हो रही है तो कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा 30 डेज के अंदर। अगर बोर्ड से नहीं हो पा रहा है, बोर्ड कह रहा है हमसे तो नहीं हो पा रहा है, तब मेंबर्स फिल करेंगे 60 डेज के अंदर। बट रिजाइन कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, तो बोर्ड तो पहले फिल कर देगा उसको 30 डेज के अंदर, बट 3 मंथ्स के अंदर जो कंपनी है, मेंबर है, उन्हें ईजीएम होल्ड करनी पड़ेगी और ये वाला अपॉइंटमेंट क्या करना पड़ेगा? रैटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर किसकी है? मेंबर्स की पावर है ये करने के लिए, ठीक है। ये होगी कैजुअल वैकेंसी। फिर हम लोग ने पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करता है? पहले तो C&AG अपॉइंट करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हमसे तो नहीं हो पा रहा है, तब ये कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। वो कहेंगे हमसे नहीं हो पा रहा है, देन बोर्ड के पास पावर जाएगी 30 डेज के अंदर। बोर्ड कह रहा है हमसे भी नहीं हो पा रहा है, तब किसके पास जाएगी? जनरल मीटिंग के पास पावर, मतलब मेंबर्स के पास पावर जाएगी, मेंबर्स के पास विद इन 60 डेज। ये लोग कब कितने टर्म्स के लिए अपॉइंट होंगे? फर्स्ट एजीएम तक। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी कितने टर्म के लिए अपॉइंट होंगे? कौन अपॉइंट करेगा? 180 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे, फ्रॉम जब से फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ है 180 डेज के लिए कर दो, और ये भी 1 ईयर के लिए ही रहेंगे। और कैजुअल वैकेंसी क्या है यहाँ पर? कैजुअल वैकेंसी चाहे डेथ हो चाहे रेजिग्नेशन सेम है, 30 डेज नेक्स्ट 30 डेज। कैक फिल करेगा, इससे नहीं हो पा रहा है तो बीओडी फिल करेंगे 30 डेज के अंदर,
ठीक है, दिस वी हैव डन सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट. 139 हम लोग ने पढ़ा अपॉइंटमेंट. 140 वी हैव डन. 140 किसका सेक्शन था? व्हाट इज सेक्शन नंबर 140? देख के बताओ तुम लोग. हाँ, सेक्शन 140 इज 139 इज अपॉइंटमेंट. 140 इज कि अब अपॉइंटमेंट हो गया, अब क्या हो गया? रेजिग्नेशन का टाइम निकालो, या तो स्पेशल नोटिस से निकाला, ये है टर्म खत्म होने के बाद. अगर टर्म नहीं खत्म हुआ उससे पहले ही निकालना है तो ट्राइब्यूनल निकालेगा, कंपनी खुद निकालेगी, वो खुद रिजाइन कर देगा. ये है निकालना. ठीक है, रिजाइन हो गया या रिमूवल. 141 वी विल डू अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन बोलते हैं इसको. 142 व्हाट इज 142? 142 क्या है? 141 वी हैव डन. देन 142 इज फॉर रेम्यूनरेशन. अपॉइंट हुआ, रिजाइन हुआ, अपॉइंट हुआ, रिजाइन हुआ, उसकी रेम्यूनरेशन देखो. 143 इज व्हाट इज 143? हाँ, ड्यूटीज. 143 इज ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर. 144 वी विल डू कि कौन कौन से काम ऑडिटर नहीं कर सकता है. 145 है कि ऑडिट रिपोर्ट अपनी साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, कि ऑडिटर क्या करेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा. एंड 146 इज कि वो जनरल मीटिंग में, उसके पास पावर है कि जनरल मीटिंग में क्या करे? वो जनरल मीटिंग अटेंड करे. ठीक है, 146. तो दिस रेंज वी हैव डन. 139 इज व्हाट वी हैव डन. 139 इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. फर्स्ट है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. 140 वी हैव डन कि अपॉइंट हुआ है तो अब रिजाइन भी तो होगा. 140 इज फॉर रेजिग्नेशन या रिमूवल. 141 वी विल डू. 142 क्या है? रेम्यूनरेशन. कौन फिक्स करेगा? जब अपॉइंट जनरल मीटिंग में हो रहा है तो फिक्स भी जनरल मीटिंग में होगा. 143 में क्या पढ़ा? ड्यूटीज, कि लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया है, सब कुछ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट तो नहीं है ऑडिटर्स कंपनी के. 143 ड्यूटीज पढ़ ली. 144 वी विल डू. 145 कि आप एंड अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन कर सकते हैं, वो आपके पास राइट है, ऑब्वियसली ऑडिटर ही साइन करेंगे. एंड 146 इज जनरल मीटिंग अटेंड करना. दिस रेंज 139 to 146 we have completed, and surely we will do in our next video section number 141 and 144. this is very important and इससे case study definitely expected होती है. So this is all, and for such videos, such more videos like this, please subscribe our channel for future. Thank you.